हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं वक्फ एक्ट में जो कंटेंशियस इशू बना हुआ है अमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट में अमेंडमेंट किए, कौन से ऐसे पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स हैं स्पेसिफिकली जो टसल का मैटर बने हुए हैं, इन चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो ये वक्फ होता है इसका क्या मतलब है, ये जो वक्फ के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, इन प्रॉपर्टी के साथ लीज़ किया जा सकता है, इनको मॉर्गेज के तौर पे रखा जा सकता है, इनको किस यूसेज के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारी बातें हमें समझना पड़ेंगी। तो देखो, हमारी गवर्नमेंट ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया है उसके थ्रू हम अमेंड कर रहे हैं 1995 के इस वक्फ एक्ट को। जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म सेटअप करने का। रेगुलेटरी मैकेनिज्म अगर हमारी गवर्नमेंट सेटअप कर रही है देन देयर मस्ट बी सम लैक्यूनाज इन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। तो यहाँ पे वो मैकेनिज्म क्यों लाए इसको समझेंगे। तो सेंट्रल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवर वक्फ प्रॉपर्टीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वक्फ बोर्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। मतलब कि ये वक्फ बोर्ड में पहले सिर्फ मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, बट नाउ नॉन मुस्लिम मेंबर कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। अब देखो यहाँ पे होता है शब्दों का हेर फेर। आपको अगर लिखा जाए कि हिंदूज ओनली हैव नाउ बीन परमिटेड टू एंटर इनटू वक्फ बोर्ड, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑल नॉन मुस्लिम कैन एंटर और आर परमिटेड नाउ टू एंटर इनटू द वक्फ बोर्ड। ये सही सेंटेंस है। इसी के साथ हमने इसके नाम को भी बदलने की कोशिश की है इस एक्ट के, जिसको बोला जा रहा था सिर्फ वक्फ एक्ट। अब हम इसे कहेंगे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट। नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। हम एक यूनिफाइड लेजिस्लेशन लाना चाह रहे हैं। यूनिफाइड लेजिस्लेशन सेंटर के द्वारा लाया जाता है, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी हम देश भर में लाना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज अलग अलग स्टेट्स में हैं उन सबको एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग रेगुलेट कर पाएँ। क्योंकि अभी तक इसकी जो ताकत है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, तो वहाँ पे अलग अलग कानूनों से वो रेगुलेट हो रही थी, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। मगर अब इसे यूनिफॉर्मिटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जो सबसे पहला शब्द लिखा है वो है यूनिफाइड वक्फ। इसके बाद हम उसे बेटर वे में मैनेज करना चाह रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो भी हम आगे देखेंगे। हम एम्पावर करना चाह रहे हैं इस वक्फ बोर्ड को, इफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं, और इनका डेवलपमेंट हो पाए वो हम इंश्योर करेंगे इस एक्ट के थ्रू जो हम 2024 में लाए हैं और हमने अमेंडमेंट किए हैं 1995 में। ठीक है, अब ये वक्फ लॉ क्या है, ये वक्फ ही क्या है। तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो वक्फ प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जो डेडिकेट की जाती है भगवान के नाम पे या किसी रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। मान लो मैं एक विल बना के जाता हूँ कि मेरे मरने के उपरांत मेरी जो ये प्रॉपर्टी है ये इस रिलीजियस एक्टिविटी में यूज़ की जाए या भगवान के नाम पे डोनेट कर दूँ मैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी अंडर इस्लामिक लॉ वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है। ये मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। यहाँ से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे सिर्फ लैंड की बात नहीं चल रही है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है विच वॉज सेट असाइड फॉर पब्लिक गुड, जनता की भलाई के लिए। तो यहाँ पे मुस्लिम्स अपनी चैरिटेबल डीड्स को लाइफ टाइम, मतलब मरने के उपरांत अगर चैरिटेबल डीड करना चाहते हैं तो वो कर सकते थे, एक फॉर्मल डीड या विल बनवा के, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको दान नहीं दिया गया है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो सकती है क्या? हाँ, अगर किसी प्रॉपर्टी को रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए बहुत लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है तो वो प्रॉपर्टी भी वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगी। और अगर एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बन गई तो न उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, न उसे इनहेरिट किया जा सकता है, न उसे बेचा जा सकता है और न उसे किसे दिया जा सकता है। मतलब कि अगर एक बार वो वक्फ प्रॉपर्टी बन गई, ये ज़मीन वक्फ प्रॉपर्टी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये आजीवन वक्फ प्रॉपर्टी रहेगी और इसे रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आपको ये लग रहा होगा क्योंकि हम इस्लामिक
मुस्लिम रिलीजन से जुड़ी हुई किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या कोई नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है? अगर मैं चाहता हूं कि वाक्फ प्रॉपर्टी मैं अपनी प्रॉपर्टी को भी दे दूं बीइंग अ हिंदू, तो क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूं? जवाब है हाँ। एक नॉन मुस्लिम को भी अलाउ किया गया है कि वो वाक्फ को क्रिएट कर सकता है एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग इट अलाइंस विथ इस्लामिक प्रिंसिपल, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमने देखा कि जो वाक्फ है वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। तो एज फार एज आई एम नॉट कंसर्न और आई एम नॉट डिवोटेड टू द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, मैं अपनी प्रॉपर्टी को भले ही मैं नॉन मुस्लिम हूँ नहीं दे सकता एज अ वाक्फ, मेरे इस्लामिक प्रिंसिपल्स ही होने चाहिए, क्योंकि वो उनके प्रिंसिपल के हिसाब से जो रिलीजियस एक्टिविटी होती है वो प्रॉपर्टी उसी यूज़ में काम आएगी। ये आपने एक बहुत अच्छी चीज़ समझी, आई होप सो। नॉन मुस्लिम भी वाक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आ सकता है या दे सकता है। वाक्फ प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड डिलिनेटेड थ्रू अ सर्वे कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है, कि किस प्रॉपर्टी को वो वाक्फ घोषित कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सर्वे कमिश्नर होता है जो इस एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है, वो आइडेंटिफाई करता है ऐसी प्रॉपर्टीज को थ्रू लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोगों से पूछताछ करता है और पब्लिक डॉक्यूमेंट के रिव्यू के बाद में वो रिपोर्ट सबमिट करता है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को वाक्फ प्रॉपर्टी बना देती है। ये प्रोसेस हमको समझ में आ रही है। और अगर एक बार आइडेंटिफाई हो गई वो प्रॉपर्टी तो उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है स्टेट ऑफिशियल गजट में और लिस्ट मेंटेन कर दी जाती है स्टेट वाक्फ बोर्ड की। तो हर स्टेट में जो वाक्फ बोर्ड होती है वो इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है। अब ये जो वाक्फ है ये मैनेज किया जाता है बाय द मुतावली, एक कस्टडियन होता है जो इसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। देखो आपको लग रहा होगा कि ये तो एक ट्रस्ट के जैसे काम करती है, बिल्कुल सच बात है, ये ट्रस्ट के जैसी है, मगर ये पूरी तरीके से ट्रस्ट जैसी नहीं है क्योंकि इस बोर्ड को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। अ वाक्फ अनलाइक अ ट्रस्ट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड लाइक अ बोर्ड, ठीक है। अब आते हैं कि वाक्फ बोर्ड का क्या रोल होता है। तो ये जो 1995 का एक्ट है इसमें जो वाक्फ बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया था हर स्टेट में, ये ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन देखती है वाक्फ प्रॉपर्टी का, और साथ ही ये जूरिस्टिक पर्सन भी इस बोर्ड में कंसिडर किए जाते हैं, मतलब कि किसी को सू भी कर सकते हैं और खुद सू किए भी जा सकते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ। हर स्टेट में जो वाक्फ बोर्ड होती है उसमें एक चेयरपर्सन होता है, 2 नॉमिनी होते हैं फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, मुस्लिम लेजिस्लेटर होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, मुतावली होता है वाक्फ का जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। साथ ही यहाँ पे फुल टाइम CEO इस बोर्ड के लिए मैंडेटरी है। ये जो है वो मुस्लिम होता है बाय फेथ, और एटलीस्ट डिप्यूटी सेक्रेटरी की रैंक रखता है इन द स्टेट गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस तरीके से 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे जिसने बोर्ड की अथॉरिटी को कि वो वाक्फ प्रॉपर्टी को बेच पाए, ये नियरली इम्पॉसिबल हो चुका था। इन एडिशन टू द स्टेट वाक्फ बोर्ड, ये जो लेजिस्लेशन है इसके द्वारा एक सेंट्रल वाक्फ काउंसिल को बनाया जा रहा है जो कि एक नेशनल एडवाइजरी बॉडी होगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जैसे मैंने बताया यूनिफॉर्मिटी के लिए ये काउंसिल इंश्योर करेगी कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वाक्फ प्रॉपर्टी का अक्रॉस द कंट्री, एंड इट इज़ हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। कॉमन सेंस की बात है। साथ ही एडवाइस करेगी यूनियन गवर्नमेंट को वाक्फ रिलेटेड इशूज़ पे, पॉलिसी डेवलपमेंट पे, हर चीज़ पे। कौन कौन से की चेंजेस किए गए हैं प्रपोज लॉ में? ओनली लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर हु हैव प्रैक्टिस्ड इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years आर ऑथराइज टू क्रिएट वाक्फ प्रॉपर्टी थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्मल डीड। मतलब अब हर कोई वाक्फ प्रॉपर्टी नहीं दे सकता या हर प्रॉपर्टी को वाक्फ प्रॉपर्टी आप नहीं बता सकते, सिर्फ लॉफुल प्रॉपर्टी को ही वाक्फ प्रॉपर्टी माना जाएगा, और ऐसे ओनर्स जिसने इस्लाम को प्रैक्टिस किया है फॉर एटलीस्ट 5 years। तो यहाँ पे वाक्फ बाय यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी हमने देखा था कि काफ़ी लंबे समय से अगर कोई प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पज़ है, रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है तो उसे वाक्फ प्रॉपर्टी बता दो, अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद में एक बहुत बड़ा चेंज ये किया गया है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया गया है और डिक्लेयर किया गया है ऐसा वाक्फ प्रॉपर्टी इस बिल के एक्ट के बनने के बाद, इट शेल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज वाक्फ प्रॉपर्टी। कोई भी सरकारी ज़मीन को आप वाक्फ प्रॉपर्टी नहीं बोलोगे। एडिशनली ये जो कानून है इट ऑल्सो परमिट्स विडो, डिवोर्स वुमेन, ऑर्फन टू बी बेनिफिशरीज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ वाक्फ असेट। मतलब वाक्फ असेट से जो भी फ़ायदा होता है वो अब इन लोगों को भी मिलेगा। ये भी एक कंटेंशियस इशू बना हुआ है कि जिस चीज़ के लिए इसको लाया गया था ये उससे
अलग जा रहा है। खैर, हमको उससे मतलब नहीं, जो एक्ट में बताया गया है सिर्फ उतना पढ़ना है। बिल, अब देखो, जब मैं बोल रहा हूँ पढ़ना है, एक्चुअली में तो इस पूरे टॉपिक को ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तो कुछ अति उत्साही बच्चों के लिए इस लेक्चर को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, बट जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो ऐसे टॉपिक को नहीं पढ़ता है, मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। बट क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है, कई स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे कि सर इस टॉपिक को तो आपने कवर ही नहीं किया, बस इसीलिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछता है ऐसे टॉपिक पे, ठीक है। ना आपसे वाक प्रॉपर्टी पूछेगा, ना कभी रिलीजियस इशू है टोटल, इसलिए, ठीक है। चलो खैर, अब यहाँ पे अंडर द न्यू बिल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विंग वाक प्रॉपर्टी, जो कि प्रीवियसली मैनेज की जाती थी, अभी हमने देखा सर्वे कमिश्नर के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजता था, ये अब दे दी गई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जो उसके इक्विवेलेंट रैंक का है। ये भी एक टसल का मैटर बना हुआ है कि आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये जिम्मेदारी कैसी दी। देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखना, जो सर्वे कमिश्नर था वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहा है, मगर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहा है ना। ये लिंक पिन की तरह काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अपॉइंट वो करेगा, काम स्टेट गवर्नमेंट के लिए करेगा, सब जानते हो आप। तो यहाँ पे ये भी एक टसल का मैटर बना हुआ है, और साथ ही यहाँ पे एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया हुआ है इस बिल के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें सारी वाक प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन रहेगी, और 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपलोड करना रहेगी अगर कोई भी नई प्रॉपर्टी आती है तो। इस बिल ने सेक्शन 40 को भी ओमिट कर दिया है, जहां पे वाक्फ ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है ट्रिब्यूनल, जिसने वाक्फ ट्रिब्यूनल को अथॉरिटी दी थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वाक्फ प्रॉपर्टी बता सकता है, अब वो हटा दिया। इंस्टेड किसके पास ताकत दे दी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। ये फाइनल आर्बिटर बन गया है। तो एक बार अगर डिटर्मिनेशन इज मेड, द कलेक्टर मस्ट अपडेट द रेवेन्यू रिकॉर्ड, मतलब एक बार उसने देख लिया कि भैया ये प्रॉपर्टी वाक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो पहली बात तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एंटर कर देगा कि ये वाक्फ प्रॉपर्टी है, और स्टेट गवर्नमेंट को इत्तला कर देगा, रिपोर्ट भेज देगा, ठीक है। इसके बाद में जो प्रपोज्ड इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम है इन की वाक्फ इंस्टीट्यूशन, ये भी कंटेंशियस इशू बना हुआ है। यहाँ पे अब क्या हुआ है, प्रपोज्ड एक्ट जो हम लाए हैं उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी, जैसे सेंट्रल वाक्फ काउंसिल में, स्टेट वाक्फ बोर्ड में, ट्रिब्यूनल में हम बैठाएंगे। सेंटर अपॉइंट करेगा 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 फ्रॉम लोकसभा एंड 1 फ्रॉम राज्यसभा टू सेंट्रल वाक्फ काउंसिल विदाउट स्पेसिफाइंग दैट दे हैव टू बी मुस्लिम, मतलब वो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे फिर कंपोजिशन बताया है वाक्फ ट्रिब्यूनल का कि वो 3 मेंबर बॉडी से 2 मेंबर बॉडी में बना दिया गया है, ठीक है। साथ ही जो ट्रिब्यूनल है, इट नाउ कंसिस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड एन ऑफिसर ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी रैंक टू द स्टेट गवर्नमेंट। अंडर द प्रपोज लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेगी 6 महीने में, और 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकती है कुछ केसेस में। एडिशनली ये जो बिल है सेंटर को एम्पावर करता है टू डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ एनी वाक्फ एट एनी टाइम बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जो डेजिग्नेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पर्पस के लिए। मतलब ऑडिट करवाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे चाहे उससे, आसान भाषा में, ठीक है। और पेनल्टीज लगाई जाएंगी अपॉन मुतावलीज जो उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, इफ़ दे फेल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट, मतलब अगर पैसा इधर उधर हो रहा है तो उस पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ दो। तो मुद्दे की बात ये थी कि ये बहुत सारे चेंजेस, कम से कम 20 से 25 आपने पढ़े, ठीक है, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसी कारण से टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट का कि इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ के ऐसे टॉपिक वो लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग इन टॉपिक को ध्यान मत देना, बट क्योंकि पढ़ाने की जिम्मेदारी थी तो मैंने पढ़ा दिया है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।